Good afternoon, class 11th. Am I audible? In class 11th. So the physics class, and in physics we have to start with system of particles today. And system of particles, how they behave, how what is rotational motion, what is rigid body, and how we what is rotational motion में हम body rotate कर रही है, उससे क्या मतलब है, and हम लोग कौन कौन से different यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं terms and टॉपिक्स. ठीक है, देखो बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है. तो फर्स्ट टू डिफाइन रोटेशनल मोशन हम क्या लेते हैं, एक रिजिड बॉडी लेते हैं. हम क्या लेते हैं, एक रिजिड बॉडी लेते हैं. अगर हमने किसकी बात करी, एक पॉइंट पार्टिकल की बात करी. पॉइंट पार्टिकल तो क्या करेगा, किसी भी एक्सिस के अराउंड अगर मुझे उसे रोटेट कराना है तो वो क्या कर रहा है, रोटेट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करेगा. हमने क्या किया, एक रिजिड बॉडी. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड रिजिड बॉडी. फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज अ रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी क्या होती है यहाँ पे, अ बॉडी, rigid body is a body whose shape, size and geometry remains unchanged. Geometry remains unchanged. अंडर द एक्सटर्नल फोर्स, कितना भी एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं हमारी बॉडी पे, तो बॉडी का क्या है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होता है, उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है. अभी मैंने क्या लिया, दिस इज माय कॉन्टिन्यूअस बॉडी. कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डिफरेंट मेरे क्या है, पार्टिकल्स हैं. वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एंड यहाँ पे मेरी बॉडी का जो भी ये दो पार्टिकल्स हैं, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एज पार्टिकल ए एंड दिस एज पार्टिकल बी, तो इनके बीच में जितना भी इनका क्या है, डिस्टेंस है, हमने दो पार्टिकल्स के बीच में क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. अगर हम इस पे क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, एक्सपेंशन फोर्स लगाते हैं चाहे कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, मेरी बॉडी अपना डिस्टेंस चेंज नहीं करेगी, वो अपने उसी कॉन्फ़िगरेशन पे क्या रहती है, उसी कॉन्फ़िगरेशन पे ही अपना स्टेट रखती है. स्टेट चेंज नहीं होता है कितना भी हम फोर्स लगा लें. दिस इज माय रिजिड बॉडी. अब इस रिजिड बॉडी को क्या करना है आपको, इस रिजिड बॉडी को आपको रोटेशनल मोशन कराना है. रोटेशनल मोशन मतलब हमारे पास क्या है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन कर दिया हमने. दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज डिफाइंड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब इस एक्सिस के अराउंड आपको क्या करना है, इस रिजिड बॉडी को आपको रोटेट करना, इसे क्या कराना है, आपको रोटेशनल मोशन कराना है. अब तक हम क्या कर रहे थे, किसी भी बॉडी को जिसका मास m है, हमें क्या करना था, ट्रांसलेशनल मोशन करना होता था. अगर इसे हमें डिस्प्लेस कराना होता था, हमें इसे मूव कराना होता था, इसका हमें मोशन स्टडी करना होता था. तो कौन एक कॉज था इनका, इनका कॉज था फोर्स. अगर फोर्स वाज द कॉज, जो क्या इफेक्ट देता था, बॉडी का स्टेट चेंज कर देता था. बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी मोशन में आ जाती थी. बॉडी वेलोसिटी u से मूव कर रही है, फोर्स लगने के बाद बॉडी वेलोसिटी v से मूव करने लग जाती थी. फोर्स वाज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन. जैसे ही इस बॉडी पे क्या लगता था, हमारा फोर्स लगता था, तो हमारे पास क्या आती थी, एक एक्सेलरेशन आती थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी की स्टेट क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी. F इक्वल्स टू m में न्यूटन सेकेंड लॉ. तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं. इफ अगर मुझे इस रिजिड बॉडी को, इफ इस रिजिड बॉडी को मुझे क्या कराना है, रोटेशनल मोशन के अंदर लेके जाना है, मुझे इसे रोटेट कराना है, तो मुझे यहाँ पे भी एक कॉज चाहिए. ठीक है, एक डायनामिकल क्वांटिटी चाहिए. दैट डायनामिकल क्वांटिटी विल बी टॉर्क. हम इसे अच्छे से पढ़ने वाले हैं. दैट वुड बी अ सेकंड टर्म टू डिफाइन. पर इधर ये तो हमारा क्या है, देखो F इक्वल्स टू m है. न्यूटन सेकेंड लॉ पे आ गए कि हम लोगों का फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज कितना मिला था, हमें m मिला था. बट न्यूटन फर्स्ट लॉ ने तो क्या डिफाइन किया था, हमें फोर्स डिफाइन किया था कि किसी भी बॉडी बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करने देना चाहती है. द रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट इज नोन एज इनर्शिया. इसके पास क्या था, इस बॉडी के पास क्या था, हमारा इनर्शिया था.
तो हम बिल्कुल एनालॉगस चलेंगे, जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन में चीजें डिफाइन करी थी वैसे ही हम यहाँ डिफाइन करने। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें फोर्स मिला था, एंड फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया था इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, मेरी बॉडी अभी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तब वो क्या करेगी, अपना स्टेट चेंज करेगी। तो यहाँ पे भी बॉडी के पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी बॉडी के पास क्या होना चाहिए, कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो क्या ऑफर करेगा, जो ट्रांसलेशनल मोशन में जाने को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है मेरा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एनालॉगस टू जस्ट लाइक माय इनर्शिया, की जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू चेंज इट्स स्टेट, मेरी बॉडी रोटेशनल मोशन के जाने के टाइम क्या करेगी, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगी, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सपीरियंस होगा। अब देखो अभी हमें यहाँ पे क्या होता था, हमारा फोर्स, ये मास m था, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स f, ठीक है। तो वी नो f इज इक्वल्स टू ma एंड एक्सेलरेशन वाज f बाय m। एंड इनर्शिया का मेजर कौन था, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हम डायरेक्टली इसे मेजर नहीं कर सकते हैं बस हम इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मेजर था हमें मास, ये मास की क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। जिस बॉडी का मास क्या होता था, मास ग्रेटर होता था, वो क्या करती थी, हमें ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करती थी, कि वो अपना स्टेट क्या करती थी, कम चेंज होने देती थी। ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करके उसने क्या किया, अपना स्टेट कम चेंज होने दिया। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड हो रहा था, हमारा मास पे डिपेंड हो रहा था। अब एक क्या है हमारे पास, रोटेशनल बॉडी, इसको मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, टॉर्क। हम विल डिफाइन टॉर्क इन द नेक्स्ट टॉपिक। अब इस एक्सिस के अराउंड ये क्या कर रहा है, रोटेशनल कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो भी मेरे पार्टिकल्स हैं, अगर मेरी बॉडी क्या कर रही है, मेरी बॉडी रोटेशनल मोशन के अंडर को जा रही है, तो ये वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन करेंगे। एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, एवरी पार्टिकल of rigid body will undergo circular motion of rigid body will undergo circular motion with same omega। सबके पास क्या रहेगी, सबकी ओमेगा सेम रहेगी, with same ओमेगा, ठीक है। सबकी वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट, देखो सारे ओमेगा इनके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, सारे क्या करेंगे, सेम ओमेगा से मूव करेंगे, बट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन माय डिस्टेंसेस। तो इन सबकी लीनियर वेलोसिटीज डिफरेंट होगी, वो हमें सर्कुलर मोशन का पता है कैरेक्टरिस्टिक। पर ये सारे के सारे पार्टिकल क्या जा रहे होंगे, रोटेशनल मोशन, ये सर्कुलर मोशन जा रहे होंगे। अब इस टॉर्क को, ठीक है, टॉर्क जब हम आगे स्टडी करेंगे तो यहाँ पे भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेरा रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनर्शिया की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया है, जो मास है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मेरा आई भी क्या है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ये हम आगे जस्ट यहाँ से आपको क्या बता रही हूँ, एनालॉगस क्वांटिटी। किसी भी, मुझे क्या किया, मैंने किसी भी बॉडी को टॉर्क अप्लाई करा, एंड मेरे टॉर्क अप्लाई करने के बाद बॉडी को क्या मिला, अल्फा मिला, जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जिस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो क्या करेगा, वो कम एंगुलर एक्सेलरेशन लेगा, एंड वो क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है टू चेंज इट्स स्टेट। ये अभी बॉडी ऐसे ही रहना चाहती है, आपने इसे टॉर्क प्रोवाइड किया, अगर इसका मास ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू चेंज इट। तो अब हमें फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, हमारा फर्स्ट टॉपिक वुड बी मूवमेंट ऑफ व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। देखो रिजिड बॉडी क्या है, एक हमारी कॉन्टिन्यूअस बॉडी है जिसके पार्टिकल्स का सेपरेशन, ठीक है। देखो ये रिजिड बॉडी है जिसके पार्टिकल का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। इफ दिस इज माई रिजिड बॉडी, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, कोई भी दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस ये क्या है, कभी भी चेंज नहीं होगा, आप कितना भी फोर्स लगा लो। आपने देखा है हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर नॉर्मल, आपने स्क्वीज बॉल देखी है, अगर उनके दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस पहले 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, आपने इसे क्या लगाया, फोर्स
तो ये क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, उनका आर नॉट चेंज हुआ। तो मेरी रिजिड बॉडी कैसी बॉडी है, इसका मेरा आर नॉट कभी चेंज नहीं होता, इसके जो डिस्टेंसेज हैं, यहाँ पे मेरे जो डिस्टेंसेज हैं ये कभी चेंज नहीं होते, ये हमेशा क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंसेज रहते हैं। जैसे हमने हमने देखा है फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा, वी विल स्टडी दिस इन द लेटर क्लासेस आल्सो, बट ऐसा है कि फोर्स यू एंड आर में क्या कर रहे हो, बॉडी फोर्स लगा रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। पहले वो यहाँ पे है, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई तो वो इस साइड भी मूव कर सकता है, इस साइड भी, मतलब आर कम भी हो सकता है, कंप्रेस भी और एक्सपैंड भी हो सकता है। उस मूवमेंट पे क्या है, उस मूवमेंट पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, बट फॉर अ रिजिड बॉडी माई पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज मेरा आर नॉट कभी चेंज ही नहीं होता। मेरा आर नॉट हमेशा क्या रहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहता है अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस भी। और ये सारे के सारे जो मेरे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे इनका रिलेटिव आर फिक्स रहता है, हमारे इन दोनों के बीच का क्या है, आर रिमेन्स फिक्स्ड एंड रिलेटिव वेलोसिटी, अगर ये दोनों, अगर ये मूव भी करने लग जाती है मेरी बॉडी, तो ये भी उतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये भी, तो इन दोनों का रिलेटिव मोशन भी क्या रहता है, रिलेटिव वेलोसिटी आल्सो रिमेन्स जीरो अंडर ऑफ अ रिजिड बॉडी। कोई भी रिजिड बॉडी लेंगे तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, आर नॉट क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है, एंड हमारे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल इज जीरो। वो क्या रहता है, जीरो। तो अभी हम जब रोटेशनल मोशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, हम रिजिड बॉडीज लेते हैं, सो दैट हम उसका जब रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन हेयर। अभी के लिए हमने क्या लिया, एक रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन हमें एक्सप्लेन करना है। टू डिफाइन रोटेशनल मोशन, हमें क्या है, बॉडी रोटेट कर रही है, रिजिड बॉडी क्या कर रही है, पूरी की पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज माय रोटेशनल मोशन। फर्स्ट थिंग टू डिफाइन इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस ऑफ इनर्शिया। जैसे हम फर्स्ट लॉ डिफाइन करते थे, व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, कौन एनालॉगस क्वांटिटी है हमारी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच विल प्रोवाइड द सेम थिंग कि बॉडी को रोटेट कराने के लिए कितना रेजिस्टेंस हमें बॉडी ऑफर कर रही है। So first we will go through the first topic of this chapter. This chapter is very important and you can expect one question from this. In yesterday's JEE mains exam, shift one question directly comes from moment of inertia. Sorry. ये हम आगे यूज भी करने वाले हैं, हम टॉर्क में भी यूज करने वाले हैं, हम एंगुलर वेलोसिटी में भी यूज करने वाले हैं। बट ये क्या है, इसका एक सिंगल टॉपिक से भी क्या हो सकता है, इस टॉपिक से सिंगल क्वेश्चन भी यू कैन एक्सपेक्ट। जस्ट लाइक yesterday exam there is a 4-mark question from this chapter, from this topic only. There were 3 questions from this chapter and one of these is from moment of inertia, very basic question. तो यहाँ पे moment of inertia, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले किसका डिफाइन कर लेते हैं, एक पॉइंट पार्टिकल का डिफाइन कर लेते हैं, ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल, ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, अब एक पॉइंट पार्टिकल है, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक पॉइंट पार्टिकल है एंड इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहा, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, दिस इज एट अ डिस्टेंस r। तो हाउ टू डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड डिस्टेंस स्क्वायर। r क्या है, दिस इज द मास ऑफ द पॉइंट पार्टिकल एंड r क्या है मेरा, r is the distance of point particle, distance of point particle from axis of rotation। axis of rotation से मेरा ये कितना क्या है, distance है, and I is moment of inertia। now we are just, अब मैं इसे short form में लिखेंगे, moment of inertia of any body। देखो moment of inertia किस किस पे डिपेंड कर रही है, हमारा inertia किस पे डिपेंड करता था, सिर्फ mass पे, but moment of inertia is depending on mass, it is depending on the distance from axis of rotation, distance from axis of rotation। एंड अभी तो मैंने पॉइंट पार्टिकल किया है, जब आप अभी कॉन्टिन्यूस बॉडीज ले लेंगे, हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेंगे, तो वहां पे क्या होगा हम देखेंगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक्सेस के अराउंड मेरा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है।
एक्सिस के अराउंड मेरा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ही मैं मास एक्सिस चेंज करूंगी, मास डिस्ट्रीब्यूशन विल बी चेंज, तो माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी चेंज। तो ये क्या है, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन of inertia depends on the following thing. सॉरी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया हमने, तो इसकी फर्स्ट बेसिक क्वांटिटी क्या डिफाइन करी हमने, इसका फॉर्मूला डिफाइन किया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी केजी मीटर स्क्वायर। अगर हमें इसे डायमेंशन लिखना है तो m l2 t0। ये क्या लिख दिया हमने इसकी, ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, एक पॉइंट पार्टिकल के बारे में जितना स्टडी करना है, वी हैव रिटन दीस थिंग्स। तो हमने एक बॉडी का क्या किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर दिया। इफ वी नाउ मूव टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर मेरे पास क्या हो, बहुत सारे पार्टिकल्स। अब हम दो फॉर्म में ले सकते हैं, एक तो क्या हो गया, डिस्क्रीट बॉडीज है हमारे पास, ये हमारे पास मासेस पॉइंट पार्टिकल्स हैं, एंड हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज है। तो फर्स्ट वी विल डिफाइन फॉर द डिस्क्रीट बॉडीज, आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है एंड देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अराउंड इट। इसके पास क्या है, आपको इससे क्या कराना है, अब इस पूरी बॉडी को, अगर ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस थिंग, तो आपको क्या कराना है, इसे रोटेट कराना है। लेट अस डू फॉर टू बॉडीज फर्स्ट। ठीक है, मेरे पास ये दो बॉडीज हैं, वन इज एट डिस्टेंस r1 एंड अनदर इज एट डिस्टेंस r2। ये क्या है, दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m1 एंड बॉडी ऑफ मास m2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द समेशन ऑफ all the moment of inertia of the individual particles, is summation of all the moment of inertia, all the moment of inertia of individual particles. जैसे if I have n number of particles, तो summation क्या हो जाएगा, mi square I equals to 1 to I equals to n। ये क्या हो जाएगा, if you have n particles, for n particles I can write moment of inertia like this। हम I क्या जाएगा, I will go from 1 2 3 up to 10। तो अब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे लिखना हो, अगर ये मेरे पास सिस्टम ऑफ बॉडी थी जहाँ पे आई हैव टू पार्टिकल्स, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा मेरा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। दिस वुड बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस बॉडी। हमने डिस्क्रीट बॉडी लिया एंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ। If we have a system of four particles, if we have system of four particles, each of mass, there are four particles and each of mass m, each of for simplification I'm just giving key masses क्या है, and they are kept at the vertices of a square, they are kept at the vertices of a square of length l। length क्या है मेरा, length है l। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है कौन सी एक्सिस के अराउंड। अब आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू सी द एक्सिस फर्स्ट, की चार पार्टिकल्स हैं पर हमें डिस्टेंस के लिए एक्सिस चाहिए। तो फर्स्ट आई एम गिविंग यू कि आपको क्या चाहिए, सेंटर वाली एक्सिस से, जो सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर, ये प्लेन पे है, ये मेरा क्या है, प्लेन, जो सेंटर से पास कर रही है एक्सिस, इसके अराउंड मुझे घुमाना है। तो मेरा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा मेरा, अगर मेरे को फुल लिखना,
I know from superposition principle that moment of inertia would be summation of all the moment of inertia of the individual particles. Acha, okay, sure. You can note this down. Let me know when you are done. Now, implying this on a question only, हमें इसी को imply करना है. You have four particles, each of mass m, kept at the vertices of a square, and ये axis क्या है? That is passing through O. इस O वाली axis से आपको क्या करना है? आपको total moment of inertia find करना है. तो moment of inertia लिखें. Moment of inertia देखो क्या होगा? Summation of all the one, m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर. ठीक है, अब हमें डिस्टेंस चाहिए. तो देखो डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस हमें नीडेड है. वी नो दिस इज l. वी नो दिस इज l. तो इसका डायगोनल कितना हो जाता है? वी नो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर. आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो. तो डायगोनल कितना हो जाता है? रूट l हो जाता है. तो ये मेरे r1 r2 r3 क्या है? ये सारे इक्वल ही है, बिकॉज हमने कौन सी एक्सिस ली है जो सेंटर से पास कर रही है? ये क्या है? ये मेरे डायगोनल लेंथ है. √2l टाइम से डायगोनल लेंथ का क्या है? हाफ है. दैट मीन्स l/√2. ठीक है, देखो ये l था, दिस इज l एंड दिस इज √2l. l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट, एंड ये क्या है? ये इसका हाफ पोर्शन है, तो हमने ये ले लिया. अब नाउ नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, मासेस सेम है, ये सेम है, तो आई कैन राइट 4mr स्क्वायर and 4 mass m and l square by 2. तो कितना आ रहा है? 2ml square. This is the moment of inertia of this body around this axis, जो इसके सेंटर से पास करती है, passing through center and going inside to plane. ठीक है, इनवर्ड जा रही है या आउटवर्ड जा रही है? बट क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. हम एक्सिस डिफाइन कर देते हैं. फर्स्ट एक्सिस इज passing through O, passing through O and perpendicular to plane of paper. Perpendicular to plane of paper. अगर आप ये क्वेश्चन नोट करो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू दैट आपको इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. इफ आई एम गिविंग यू दिस इज द एक्सिस, क्या है? ये एक्सिस है हमारी, एंड मैं यहाँ पे मास भी दे देती हूँ. कितना है? 2 kg है, एंड लेंथ कितनी है? 1 मीटर है. तो आपको एक नेट क्वांटिटी बतानी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी पूरी बॉडी का किसके अराउंड? ये कॉर्नर वाली रेड एक्सिस के अराउंड. आपको सेम चीज अप्लाई करनी है. सेम मास लिखो, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस फॉर एवरी पार्टिकल, एंड अप्लाई द समेशन. Giving you 2 minutes to note this down and find out the answer. I'll expect everyone to answer this in the chat. This is one of the major, most important topic of class 11th, rotational motion. And this is the start of that. So यहीं से अपना basic strong करके हम पूरा rotational motion we will do in a good way, so that you can expect you will expect 3 questions from this chapter. In the last, I'll take yesterday's question that has come in JEE Mains 2025.
ये आंसर्स ओके है। One more minute, then I'll check it right. The right answer to this question now देखो सेम आपको सेम masses हैं सेम डिस्टेंसेस हैं बस आपको इस क्वेश्चन में अब आपको यहाँ तक तो ये सेम चीज रहेगी I am rubbing this thing now masses are same but distances of the particle from the axis is changed r1 देखो axis पे ही है r1 axis पे है that means r1 is equals to 0 r2 कितने डिस्टेंस पे है it is at a distance l from the axis r3 is again l from the axis and r4 is on the axis only तो एक्सिस पे ही है तो हमारे हमने डिस्टेंसेस देख लिया पुटिंग द वैल्यू हियर तो क्या हो जाएगा 0 plus ml square plus ml square plus 0 you are getting the result 2 ml square and now just put the values mass was given 2 and length was 1 so it's 4 kg meter square. This was the moment of inertia for this discrete system of particles around any axis. आपको कोई भी एक्सिस दे सकता है आपको ये वाली एक्सिस दे दी इस एक्सिस पे दे दिया तो देखो कौन से R4 एंड R2 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे एंड ये आपको पता है ये कितना R ये कितना होगा ये कितना होगा यू कैन फाइंड इट्स आउट तो बस आपको एक्सिस एक्सिस से क्या डिस्टेंसेस हैं आपको क्या करने हैं वो चीजें फाइंड करनी है so this was the question आपको रेड वाली एक्सिस के थ्रू क्या करना था फाइंड करना था दैट इज 4 kg मीटर स्क्वायर नाउ मूविंग टू कंटीन्यूअस मास बॉडीज आई होप यू हैव रिटन दिस थिंग सेम एज फर्स्ट बट हमें क्या करना है डिस्टेंसेस डिफाइन करने हैं नाउ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटीन्यूअस रिजिड बॉडीज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर continuous रिजिड बॉडीज आपके पास कॉन्टिन्यूस रिजिड बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे फाइंड करेंगे आपके पास एक क्या है रिजिड बॉडी है एंड दिस इज डिफाइंड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास क्या है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एंड आई क्या होता है समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एवरी पार्टिकल सारे पार्टिकल का क्या लिखना होता है यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है अब हमारे पास कोई स्पेसिफिक डिस्क्रीट पार्टिकल्स तो नहीं है हम क्या करेंगे we'll consider a point particle हम point mass consider करेंगे dm consider a point mass consider a point mass dm हम एक dm consider करेंगे at distance x x distance पे हमने क्या किया है एक dm consider किया है तो एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इसी एलिमेंटल मास की वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मेरा डी बहुत छोटा होगा कितना होगा ये dm इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्या था इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस था हमारा तो टोटल नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने क्या किया है अब हमारे पास डिस्क्रीट बॉडीज नहीं है हमारे पास क्या है हमारे पास बहुत सारी बॉडीज हैं तो हम क्या करेंगे इट विल बी कन्वर्टेड समेशन विल बी converted into integration for n number of particles for discrete particles हमने क्या किया इसको summation में convert कर दिया तो it will be integration of this and integration of dm x square अब now integrating limits will depend on shape and size of the body अभी हम देखेंगे different shape लेके and sizes लेके कि मेरा इंटीग्रेशन कैसे चेंज होता है हमें इंटीग्रेटिंग लिमिट्स कैसे पुट करनी है सो दैट एवरी मास कैन इज कंस्टिट्यूटेड एवरी मास को हमने कंसीडर कर लिया है
सबने अपना क्या किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंट्रीब्यूशन कर दिया है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में. तो इंटीग्रेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी. बट दिस इज अ मेथड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कॉन्टिन्यूअस रिजिड बॉडीज. कॉन्टिन्यूअस है, पॉइंट पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस डिवाइडेड है, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड ले सकते हैं. एंड मेरे पास क्या है, एक डीएम मास है, तो एक हम एलिमेंटल मास का कंसीडर करेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट फॉर द होल बॉडी. Integration will depend on my geometry of the particle. We'll take now different bodies. In this is not considered in CBSE, so I will go through one or two derivation how to find this moment of inertias and give some basic formulas for journal shapes. So first we'll find out moment of inertia for a uniform rod. Note this down. Good. That's good. Now we first take our first continuous body, that is a uniform rigid rod, uniformly distributed rod. ठीक है, सारा मास देखो, अभी मैंने यहाँ विड्थ बना दिया, पर विड्थ जस्ट एक रॉड को दिखाने के लिए बनाया है. इसमें क्या है, सारा का सारा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है. कंसीडर, और ये क्या है मेरे पास, कंसीडर यहाँ नहीं लिखती हूँ, नॉर्मली जस्ट डिफाइन कर देते हैं. अ रॉड ऑफ मास कैपिटल एम, टोटल क्या मास है कैपिटल एम, लेंथ एल, लेंथ एल एंड मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. मतलब मेरा क्या है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है. कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, दैट इज लेमडा. लेमडा हम कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल मास पर यूनिट टोटल लेंथ. अब आपको क्या चाहिए, आपको मैंने एक, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास है. सारा मास कहाँ कंस्टिट्यूटेड है, सेंटर ऑफ मास पे. तो इसके थ्रू अगर मैंने क्या दे दी, एक एक्सिस पास कर दी, इस एक्सिस के अराउंड आपको क्या चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, कि कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. तो वी नो फॉर कॉन्टिन्यूअस रिजिड बॉडीज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एलिमेंटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन. अब एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट कंसीडर कर लें. तो आई एम कंसीडरिंग अ पॉइंट mass of mass dm at distance x of length dx. ठीक है, ये क्या था, देखो अभी मैं जस्ट ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ये सारे मासेस हैं मेरे. तो मैंने एक मास क्या किया है, ये मास कंसीडर किया है जिसकी लेंथ क्या है, dx, बहुत छोटी लेंथ है. एंड इसका ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट पार्टिकल वुड बी dm into x स्क्वायर. एंड dm कैसे होगा, देखो dm क्या हो जाएगा मेरा, लेमडा इंटू dx, कि मेरे टोटल मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, टोटल लेंथ में मास m है, dx में कितना होगा, लेमडा dx होगा. दैट मींस m बाय l dx. अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन टोटल के लिए यू नीड टू डू इंटीग्रेशन. तो dm x स्क्वायर m बाय l x स्क्वायर dx. अब देखो लिमिट्स की बात करते हैं, हमें ऐसी लिमिट्स डालनी है कि सारे मासेस क्या हो जाए, कंसीडर हो जाए. तो देखो ये क्या है, अगर मैं ऐसे जीरो ओरिजिन ले लूं तो लेंथ मास कहाँ तक है, लेंथ l/2 तक है. एंड इस साइड जाऊंगी तो l/2 तक ही है. तो मैं क्या कर दूं, माइनस l/2 से l/2 तक इसे इंटीग्रेशन कर दूं. सो आई विल बी कंसिडरिंग ऑल द मासेस. तो m बाय l कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, कहाँ से कहाँ तक, माइनस l/2 से l/2 तक. इसे सॉल्व करेंगे एंड बाय सॉल्विंग वी विल गेट द वैल्यू ml² by 12.
हमें क्या आएगा, एल क्यूब बाय 8 माइनस माइनस ऑफ एल क्यूब बाय 8 2l क्यूब बाय 24। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसे डिवाइड कर देंगे एंड दिस इज द रिजल्ट। The moment of inertia of a uniform road about the center of axis is ml square by 12। किस किस पे डिपेंड कर रही है, देखो मास पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे डिपेंड करती है, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था मास, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, आधा मास यहाँ आधा मास यहाँ। इफ आई टेक द एक्सेस टू बी हेयर, अब सारा मासेस क्या है, एक्सेस से एक ही साइड पे है, मैंने एक्सेस चेंज कर दी तो मेरा इनर्शिया चेंज होगा। Answer is yes, because moment of inertia depends on my distribution of mass. So next we will do moment of inertia around the axis that is passing through the corner of the rod। अभी क्या है कि कौन सी axis है, axis of rotation is axis passing through center of mass। सेंटर ऑफ मास के क्या है, एक्सिस पास कर रही है। यू कैन नोट दिस डाउन फॉर द एग्जाम, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द वैल्यूज। आपको पता होना चाहिए हम यहाँ पे पहुंचे। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट टू डिफाइन माय एलिमेंटल मास, सेकंड टू डिफाइन द एलिमेंटल इनर्शिया, थर्ड टू इंटीग्रेट। These are the 3 steps that we follow in every shape, but you just need to remember the moment of inertia of the journal body। The journal body हमने uniform rod लिया, mass m, length l, moment of inertia would be ml square by 12। Note this down। Let me know when you have noted this down। Noted। Now we'll do the same thing by considering a different axis here। This is my uniform rod of mass m, length l, distribution same as lambda, mass per unit length. And now this is my axis that is passing through the corner of the axis is passing through corner of rod। कौन सी रॉड से पास करिए, आपको देख लेना है कि वो जब क्वेश्चन में एक्सिस कौन सी डिफाइन कर रहा है, एक्सिस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो अगेन, दिस इज द फॉर्मूला। फॉर दिस यू हैव टू डिफाइन माय यूनिट मास। आपको एक पॉइंट पार्टिकल डिस्क्राइब करना है। अगेन आई एम डिस्क्राइबिंग अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास dm, थिकनेस dx एट x। x डिस्टेंस पे हमें इसे करना है, तो di क्या होगा di वुड बी dm इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट पार्टिकल का। टोटल इंटीग्रेशन वुड बी समेशन ऑफ di एंड dm एक्स स्क्वायर। एंड आपको पता है फिर से मैं dm कैसे लिख सकती हूँ, dm क्या हो जाएगा लेमडा dx। अगर ये किसी को समझ नहीं आया है
सॉरी, तो ये मास m था हमारी रॉड का, जो डिस्ट्रीब्यूटेड था किसमें, लेंथ l में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो 1 यूनिट मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेट्स डू इट अपोजिट। लेंथ l में कितना मास है, मास m है, 1 मीटर में कितना होगा, m बाय l होगा। तो अगर कोई लेंथ है dx, उसमें कितना मास होगा, m बाय l dx। यही क्या है, दिस इज माय dm। ये किसके इक्वल है, इसी dm के इक्वल है, तो इसी को मैं लेमडा dx लिख दूं, बिकॉज लेमडा मैंने यही डिफाइन किया है। तो हमने यहाँ से ये चीज लिखी, तो ये क्या हो जाएगा, m बाय l एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन ऐसी लेनी है, लिमिट ऐसी लेनी है, सो दैट हमारे सारे मासेस क्या कर दे, कंट्रीब्यूट कर दे। तो सारे मासेस देखो कहाँ से कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड कहाँ तक जा रहे हैं, लेंथ l तक। फर्स्ट मास कहाँ पे है, x इज इक्वल्स टू 0 पे। लास्ट मास कहाँ पे है, x इज इक्वल्स टू l पे। तो 0 से l, तो यहाँ पे m बाय l कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, 0 टू l। तो m बाय l अपर लिमिट, एल क्यूब बाय 3 लोअर लिमिट 0, कितना आ गया यहाँ से, एम एल स्क्वायर बाय 3। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रॉड जिसका हमने अभी किया था, सेंटर ऑफ मास वाज एम एल स्क्वायर बाय 12, द डिस्ट्रीब्यूशन वाज सिमेट्रिक, कि पूरे एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्या था, एक ही साइड पे सारा डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया, एक्सिस चेंज करी, I have changed my moment of inertia, that is ml square by 3, ml square by 3. So this is the method to find moment of inertia of different bodies. Now you can take n number of shapes, हम रिंग लेंगे, डिस्क लेंगे, स्फेयर लेंगे, सिलेंडर लेंगे। आपको सबकी डेरिवेशंस नहीं करनी है, बिकॉज दिस हैज बीन रिमूव फ्रॉम सीबीएसई पार्ट। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को लास्ट फॉर्मूला याद करना है कि इस शेप का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बिकॉज दैट विल बी नीडेड। Let me know when you have noted this down. Now I'm just gonna draw the shape and the distribution हम discuss करेंगे and उसका moment of inertia just लिख लेंगे। If I have a ring, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, uniformly distributed ring है of radius r। ठीक है, मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग में, मास m इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेरी रेडियस ऑफ द रिंग इज r। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन लीनियर, 2 पाई r में, इसकी सर्कमफेरेंस में पूरे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेरा मास कितना है, लेमडा क्या हो जाएगा, m बाय 2 पाई r। तो अगेन सेम हम लेमडा ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। तो एक रिंग का जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ठीक है, सेंटर से पास कर रही है बट गोइंग इनसाइड द प्लेन। ठीक है, आई ओ कितना है मेरा सेंटर ऑफ मास वाले का, यू कैन रिमेम्बर इट्स एम आर स्क्वायर। क्या होगा हमारा, m is the mass of the ring, r is the radius of the ring and moment of inertia around this axis would be mr square। axis याद रखना, हम m कौन सी सेंटर ऑफ मास एक्सिस ले रहे हैं, जो सेंटर ऑफ मास से क्या कर रही है, पास कर रही है। So this is my third shape, first two being the uniform rods, ये third shape हो गई। We have a fourth shape, disc। सारा मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस है r एंड सारे क्या है, डिस्क सारा मास अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस डिस्क में कितना मास है, मास m, रेडियस r एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यहाँ पे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल मास टोटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट बता रही हूँ, इसका यूज इतना नहीं करेंगे हम आगे, मास पर यूनिट एरिया, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट लेंथ में। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास,
ये सेंटर ऑफ मास अगर मैं डिफाइन कर दूं तो इसके थ्रू मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2 होगा। कितना होगा, mr²/2। दैट माय फोर्थ। फिफ्थ, अगर मैं क्या ले लूं, हॉलो सिलेंडर ले लेती हूँ। होलो सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r। देखो यहाँ पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हमारे सर्कमफेरेंस पे। आप ऐसे सोच सकते हो, आपके पास एक रिंग है, आपने रिंग को रखते गए रखते गए रखते गए और आपके पास क्या बन गई, यहाँ पे एक सिलेंडर बन गया, होलो सिलेंडर। इसको इस एक्सिस के अराउंड आपको अगर क्या करना है, रोटेट करना है, तो इसका भी कौन सी कितना होगा, mr² ही रहेगा। बिकॉज देखो एक का क्या होगा, एक रिंग का कितना होगा, dmr²। फिर m2 m3 m4 m5 टोटल इंटीग्रेशन मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, mr² ही देगा, बिकॉज वो इसी रिंग से क्या बना है, रिंग से मिलके बना। एंड सिक्स्थ वी हैव सॉलिड सिलेंडर। आप बैंगल्स को लो, और बैंगल्स क्या होती है, सारा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे सर्कमफेरेंस पे। बैंगल्स का क्या कर दो, ऐसे ले कर दो ने, तो वो क्या बनाएगी, दैट विल बी माय होलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r। मतलब ये क्या है, सारा डिस्ट्रीब्यूटेड अंदर मास है मेरा। मतलब जैसे आपके पास कॉइन है, कॉइन को क्या करो आप, ऐसे लेयरिंग कर दो एंड वो क्या बनाएगा, आपको सॉलिड सिलेंडर देगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपका, mr²/2, बिकॉज ये किससे मिलके बना है, डिस्क से मिलके बना है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक शेप्स एंड देयर formulas. I have to write two more. First note this down, then I'll note I'll write those down. Okay. Last two shapes. और सब जो भी कंबाइंड शेप्स होंगी, डिफरेंट शेप्स होंगी, डिफरेंट एक्सेस होगी, हम थ्योरम से फाइंड करने वाले हैं। बट अभी के लिए ये बेसिक, हम बेसिक शेप्स का याद रखना है। होलो स्फेयर ऑफ मास m रेडियस r कितना होगा हमारा, 3D शेप आ गई, इट वुड बी 2/3 mr²। एंड अगर इसको सॉलिड ले लेते हैं हम, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, यहाँ सारा क्या था, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कॉर्नर्स सर्कमफेरेंस। सॉरी, सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r कितना होता है, ये 2/5 mr²। इट्स 2/5 mr²। So these are some basic shapes. Now अगर हमें एक्सेस चेंज कर दो, जैसे हमने डेरिवेशन पूरी चेंज करी थी, पूरा इंटीग्रेशन किया था रॉड में। इफ मैं ये एक्सेस चेंज कर दूं, जैसे अभी मैंने एक सॉलिड स्फीयर लिया, तो कौन सी एक्सेस ले रही हूँ मैं, दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो यहाँ पे मैं ऐसे ले रही हूँ। तो अब अगर मुझे डिफाइन करनी है डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस, तो कैसे हम फिर से डेरिवेशन करेंगे, क्या हम लोग कुछ थ्योरम्स का यूज करेंगे। तो नाउ वी हैव सम एक्सेस थ्योरम्स। Now we have some excess theorem which will help us to find moment of inertia through different axes. जैसे आपके पास अगर ये है, मेरे पास एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग का आपको क्या पता है, ये सेंटर वाली एक्सिस का, ये सेंटर वाली, देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस है मेरी। ये मैंने प्लेन पे बना दी, बट ये होने क्या चाहिए, डैश लाइन होनी चाहिए। मतलब ये अगर ये मेरा क्या है, ये मेरी रिंग है, तो एक्सिस ये नहीं है, इसके ऊपर ये वाली एक्सिस नहीं है। कौन सी एक्सिस है, जो इसके अंदर जा रही है, इस प्लेन के अंदर। जैसे आप प्लेन ऑफ पेपर पे एक सर्कल ड्रॉ करो एंड उस पर अगर हम लोग एक छेद कर दे सेंटर से पास, तो ये वो एक्सिस है, नॉट माई प्लेनर एक्सिस। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, अगर मेरी बॉडी किस में है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ये मेरा एक्स वाई है, तो ये कौन सी एक्सिस है, मेरी जेड एक्सिस। ठीक है, ये याद रखना है। तो अगर देखो ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, आपको इसका क्या पता है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दैट इज mr²।
अगर मैं आपको बोलूं मुझे ये एक्सिस के थ्रू क्या चाहिए, अब ये वाली एक्सिस जो पॉइंट एम के थ्रू पास कर रही है, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? पैरेलल। अगर आपको पैरेलल एक्सिस, आपको किसी एक एक्सिस, आपको सेंटर ऑफ मास एक्सिस का पता है और आपको उसके पैरेलल एक्सिस का क्या पूछ लिया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यू कैन अप्लाई दिस। तो यहाँ पे आई एम क्या हो जाएगा? इट वुड बी आई सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, डी है जैसे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? एम डी स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर movement of inertia of axis through parallel axis। सेंटर ऑफ मास का पता है, इसका फाइंड कर लिया। जैसे अगर मैं यहाँ क्वेश्चन दूंगी कि ये से इधर वाले टेंजेंशियल ऐसे ये क्या कर रही है? पास कर रही है। इस P से मुझे क्या बताओ? ये इसके पैरेलल है और हमें पता है कितना डिस्टेंस होगा? R डिस्टेंस। तो ये मेरा IP कितना हो जाएगा? IP वुड बी I सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास आपको पता है कितना है? एम आर स्क्वायर है। आपको टोटल मास पता है एम है। डी कितना है इस केस में? इट्स आर स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है? 2mr स्क्वायर आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है आपका? 2mr स्क्वायर आंसर आ रहा है। आपसे कोई भी एक्सिस का पूछ सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया ये एक्सिस का बता दो जो क्या है, r/2 डिस्टेंस अवे है इससे, तो यहाँ से ये n एक्सिस हो गई। तो आई एन क्या होगा मेरा? सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। r/2 अवे है ये, r/2 स्क्वायर। तो कितना होगा ये? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4, दैट वुड बी 5mr² बाय 4। क्या हो जाएगा ये? 5/4। तो आपको सेंटर ऑफ मास के कोई भी पैरेलल एक्सिस दे देते हैं, तो नाउ यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। जस्ट हैव टू अप्लाई माय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, अगर अब मैंने डिस्क ले ली, अगर आप डिस्क में ये सेम क्वेश्चन में पूछ लेती, आपको सेंटर ऑफ मास एक्सिस का अराउंड पता है कितना होता है? mr² बाय 2 होता है। एंड आपको टेंजेंशियल एक्सिस जो यहाँ से पास कर रही है इसका बताना है। तो आप क्या करोगे? दिस इज पैरेलल टू माय सेंटर ऑफ मास। तो आप क्या करोगे? सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास इज mr² बाय 2 एंड डी कितना डिस्टेंस अवे है यहाँ से? r डिस्टेंस अवे है, तो mr² कितना हो जाएगा यहाँ से? 3/2 mr²। कितना है? 3/2 mr²। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अराउंड आपको स्फीयर डिस्क घुमानी होती है, इस एक्सिस के अराउंड घुमानी होती।
तो ये इतना इतना क्या करेंगे, हमें रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, ऑफर। तो जैसे ही हमारा वहां मास काम करता था, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है, इसलिए इट्स necessary to find moment of inertia of every body first, then to do some questions. Now, moving on, we have next theorem. अभी ये parallel theorem के लिए help करती है. Next we have perpendicular axis theorem. हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर मेरी एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनके थ्रू कैसे फाइंड करेंगे। बट इसकी ये जस्ट एक क्या है हमारी डिसएडवांटेज, कि दिस ओनली कैन बी अप्लाइड टू प्लेनर बॉडीज। हम सिर्फ प्लेनर बॉडीज लाइक डिस्क, रिंग, ये सब कर सकते हैं। 3D बॉडीज लाइक स्फीयर एंड इन सब में ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते। हम प्लेनर बॉडीज में क्या कर सकते हैं, ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, प्लेनर बॉडीज। ठीक है, तो ये एक्सिस थ्योरम क्या कहती है हमें, इफ आई हैव अ डिस्क और अ रिंग, आपको अभी मैंने क्या डिफाइन किया था, जो सेंटर ऑफ इससे पास कर रही है वो कौन सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड वाला है, जो अंदर की तरफ जा रहा है। अगर आपसे कोई पूछ ले, इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो आपसे वो अगर पूछ ले कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड आई एक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस एक्सिस, मैंने एक्सिस चेंज कर दी। पहले क्या था, ये सर्कल था, ये देखो रिंग थी, इसके रिंग के अंदर जा रही है एक्सिस आई जेड। अब मैंने आई वाई ये हो जाएगा, आई एक्स ये हो जाएगा, इनके थ्रू चाहिए। तो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या स्टेट करती है, जो मेरी प्लेनर एक्सिस है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू आई जेड। ये कौन सी एक्सिस है, ये मेरी कौन सी एक्सिस है, ये मेरी प्लेनर एक्सिस है, जहां पे क्या रखा है, उस बॉडी को रखा गया है। और ये कैसी एक्सिस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या है, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। अब देखो ये क्या है, आपके पास दो वेरिएबल आ गए हैं, आपको तो एक ही दोनों वेरिएबल फाइंड करने हैं। फॉर सिमेट्रिक बॉडीज आप क्या कर सकते हो, फॉर सिमेट्रिक बॉडीज, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक बॉडीज लाइक रिंग, डिस्क, या इन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन से माई आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखो सेम है। अगर एक्सिस के बाद ऊपर भी एक सेमी सर्कल है, जितना मास सेमी सर्कल की लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ही मेरे नीचे वाले सेमी सर्कल, और इतना ही मेरा इस सेमी सर्कल में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो फॉर सिमेट्रिक बॉडीज यू कैन यूज आई एक्स एंड आई वाई, एंड दिस इज माई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। You can note this down. Perpendicular axis theorem states that moment of inertia passing through perpendicular planar axis is sum of moment of inertia of planar axis. Plane में जो axis है उनका वो क्या है, sum है।
then now using this you have to find moment of inertia of a ring around its planar axis. आपको इस रिंग का, आपको जिसका आई जेड पता होता है, आपको क्या फाइंड करना है, आई एक्स फाइंड करना है. ठीक है, यू हैव टू नीड टू फाइंड माई आई एक्स हेयर. आई एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, आई एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल होगा, ये आई जेड वी नो, एंड आई जेड ऑफ द रिंग. हम अब ये याद कर लेना है आपको. देखो हर क्वेश्चन में आगे हम लोग को बेसिक याद होंगे तो वी कैन अप्लाई थ्योरम्स एंड फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एनी टॉपिक, थ्रू ऑफ एनी शेप. तो आपको रिंग का पता होना चाहिए कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे, यहाँ क्या फाइन लिख देंगे हम, इट्स एम आर स्क्वायर. नाउ रिंग इज अ सिमेट्रिक बॉडी. रिंग कैसी है मेरी, इट्स अ सिमेट्रिक बॉडी. रिंग कैसी है, सिमेट्रिक बॉडी है. सिमेट्रिक बॉडी के लिए वी हैव आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई इज इक्वल, ये इक्वल है. ठीक है, दोनों इक्वल है मेरे. लेट अस से इट्स आई. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i वुड बी एम आर स्क्वायर एंड आई क्या हो जाएगा, इट वुड बी एम आर स्क्वायर बाय 2. आई क्या हो जाएगा मेरा, एम आर स्क्वायर बाय 2. दिस वुड बी, वीडियो अब आ गया है, आ गया, ओके ठीक है. तो I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2, दैट इज ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को घुमाना, इसके उनके घुमाना, इट्स इजियर देन माय जेड एक्सिस. जेड एक्सिस वाज एम आर स्क्वायर एंड आई एक्स एंड आई वाई कितना है मेरा, एम आर स्क्वायर बाय 2 है. तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, we this is the method to find moment of inertia of different axes. ये क्या लिया था हम लोगों ने, we have considered a ring. हमने यहाँ क्या लिया है, रिंग कंसीडर करी है, एंड रिंग का आई एक्स एंड आई वाई, हमने आई वाई भी फाइंड कर लिया. ठीक है, पर इन क्वेश्चंस में आप लिख लो, ये याद रखना. ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको प्लेनर एक्सिस क्या दे दी, वाई जेड प्लेनर एक्सिस दे दी, तो मेरा आई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा. इट्स नॉट ऑलवेज कि आई एक्स मेरा एम स्क्वायर बाय 2 होगा. यू हैव टू सी कि कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं. इफ द बॉडी इज इन वाई जेड प्लेन, और तो मेरा आई एक्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला, ये क्या होगा, ये एम आर स्क्वायर होगा. एंड देन आई कैन हैव टू राइट आई वाई प्लस आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स. तब मुझे क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा यहाँ पे. तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आई वाई एंड आई जेड फाइंड कर सकते हैं. तो यू हैव टू सी कि विच एक्सिस आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरा बॉडी कौन से प्लेन में है, एंड उसके अकॉर्डिंग कौन सी मेरी परपेंडिकुलर. जो भी मैंने आपको सारी की सारे फॉर्मूलाज लिखवाए हैं वो कौन से लिखवाए हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस वालों के लिखवाए हैं, एंड आपको प्लेनर एक्सिस की क्या करने होते हैं, फाइंड करने. ठीक है, अब जैसे अगर इसी क्वेश्चन को मैं रिंग पे ले लेती, डिस्क पे ले लेती कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. एक डिस्क है ऑफ मास m एंड रेडियस r. आपका अगर आपको क्या गिवन है, आई जेड गिव, आपको आई जेड तो पता ही होता है कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है. एंड आपको क्या फाइंड करना है, आई वाई फाइंड करना है. तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड. किसके इक्वल होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होगा. And Ix is equals to Iy because of the symmetric nature of the bodies. Symmetric है मेरा ये, तो symmetric nature के लिए ये क्या हो जाएगा, मेरा equal हो जाएगा. and तो मैं यहाँ से 2Ix is equals to क्या लिख सकती हूँ, mr square by 2 लिख दूँ. ये क्या हो जाएगा, Ix plus Ix. तो मेरा Ix कितना हो जाएगा, mr square by 4, और यही किसके इक्वल होगा मेरा I
y के इक्वल होगा. So this is the how we apply perpendicular axis theorem. अब आपको इस एक्सिस के थ्रू भी पता है, इस एक्सिस के थ्रू भी पता है, और जो सेंटर से पास कर रही है उसके थ्रू भी पता है. अगर अब मैं क्या बोल देती कि आपको ये जो आई एक्स के जो यहाँ ये वाली पास कर रही है, तो क्या होगा, इस रेड वाली का क्या होगा. अब दिस इज पैरेलल टू आई एक्स जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ये उसके पैरेलल है. तो ये P वाली, इस पॉइंट P वाली का क्या हो जाएगा, आई पी वुड बी आई एक्स प्लस एम डी स्क्वायर. यहाँ आप पैरेलल लगा दोगे. आई एक्स कितना है आपका, एम आर स्क्वायर बाय 4 है. डिस्टेंस कितना है, आर है. कितना हो जाएगा, 5 एम आर स्क्वायर बाय 4. देखो मैंने कलर डिफरेंस किया है टू डिफरेंशिएट द एक्सेस. आपकी एक्सेस कौन सी है, डिफरेंट, हमने यहाँ पे शो कर दिया है. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अराउंड मेरी एक बॉडी का क्या हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है. तो अब हमने पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज डिस्कस कर लिया. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इलस्ट्रेशंस, एंड वहीं से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब हमने एक्सेस डिफाइन कर दी, रेजिस्टेंस डिफाइन कर दिया. अब मेरी बॉडी रोटेट कर रही है, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, उस एक्सिस के अराउंड टॉर्क डिफाइन करेंगे. एंड वील डू द सेम जैसे सेकेंड लॉ करते थे, F इज इक्वल्स टू एम ए, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा करके हम क्या कर देंगे, चीजें डिफाइन कर. प्लीज कम रिवाइज इन द नेक्स्ट क्लास. हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, जस्ट गो थ्रू द चैप्टर 1 जो हमने नोट से किया है. नेक्स्ट क्लास में इलस्ट्रेशन करेंगे, एंड देन we'll move on to this chapter. Note this down. Noted. If you have any doubts regarding center moment of inertia, you can ask right now. And I'll wait for here 5 minutes. I'll wait 5 minutes for your doubts here. If you have any doubts regarding today's topic, and if you want me to repeat any of the topic that is covered today, so you can ask me to go through that once again. No doubts, class 11th? Topic clear है? We have defined what is moment of inertia. We have defined rigid body. Moment of inertia of a single particle mr square होता है. फिर हमने continuous bodies ली, तो दो तरह की continuous bodies होती हैं, discrete and continuous one system of particles में. डिस्क्रीट के लिए हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे, एंड कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, बिकॉज देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. समेशन गेट कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेटिंग लिमिट्स किस पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है, हमारा ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है. देन वी हैव फाउंड आउट सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सम बेसिक फार्मूलाज. बहुत बेसिक फार्मूलाज के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हमने किए. एंड हम लोगों ने उसके बाद क्या किया है, डिफरेंट थ्योरम मास डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए डिफरेंट थ्योरम्स के अराउंड, डिफरेंट एक्सिस के अराउंड कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं. वी हैव डन 2 थ्योरम्स. दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज. नाउ वी विल अप्लाई. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंट बॉडीज का, यू कैन डू दैट. एंड हम कैसे अप्लाई करेंगे इसे आगे क्वेश्चंस में, यहाँ यू विल सी. ओके क्लास 12th 11th, if you have no doubts then I'll be ending the class. Okay, if no doubts then I'll be ending. Bye everyone. Come revised in the next class. No doubt. Okay. Okay.